नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और वायलेंस। अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं डेमोक्रेसी का क्या बेसिक अवधारणा है, वायलेंस एंड डेवलपमेंट का कैसे डेमोक्रेसी को अफेक्ट करता है, और क्या वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में कैसे हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। और साथ ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट में डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और वायलेंस की क्या स्थिति है वर्तमान स्थिति, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का क्या स्थिति है, क्या स्वरूप है, किस प्रकार के काम कर रहा है, साथ ही विकास की क्या प्रक्रिया किस तरह चल रही है, और वायलेंस का क्या कारण है, उसके भी हम लोग डीप रूटेड जो कारण है उसमें भी जाएंगे। और इन सब बिंदुओं पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश कुमार। आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और साथ ही कॉलमिस्ट हैं, विभिन्न न्यूज़पेपर में लिखते रहते हैं, और राजनीतिक और जो करंट अफेयर्स होता है उन इशूज़ पे, उन मुद्दों पर आपकी पैनी नज़र है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर हम सबको लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आपको एडसेट लेक्चर के लिए आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर समस्या जो पिछले 6 दशकों से पूरी दुनिया के सामने एक इंड गेम बना हुआ है। यानी इस समस्या का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन शायद ही भारत का कोई न्यूज़पेपर होगा जहाँ पर कश्मीर से संबंधित कोई समस्या का जिक्र अखबारों में ना होता हो, और वो भी खबरें पॉजिटिव ना होकर अक्सर निगेटिव होती हैं। वायलेंस की खबरें होती हैं, आतंकी संगठनों की खबरें होती हैं। तो जब बार बार आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों के बीच में चर्चा होती है, तो दिल में एक ख्वाहिश, एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शोध विद्यार्थी होने के नाते, कि आखिर इस समस्या के कारण क्या है, क्यों हमारे सामने ये समस्या, पूरे देश के सामने वर्षों से सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ा है, और इस समस्या का समाधान भारत अभी तक खोज नहीं पाया। क्या कारण है? तो इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए और समझने के लिए हम उसके इतिहास में चलेंगे, उसके बैकग्राउंड में चलेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ इंड गेम इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि हम जानते हैं, जब देश का बंटवारा हुआ, देश 2 भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान के रूप में, माउंट बेटन योजना के तहत, तो मोटे तौर पर 2 तरह के वैचारिक बिंदु प्रचलित थे। 2 नेशन थियरी को स्वीकृत करने वाले और 2 नेशन थियरी को न मानने वाले। जैसा कि पाकिस्तान शुरू से ही 2 नेशन थियरी को के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान की नज़रों में हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, और धर्म के आधार पर राष्ट्र बटे हैं 2 भागों में। इसलिए मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाका हिंदुस्तान। भारत के अग्रणी नेता इस 2 नेशन थियरी को कभी कबूल नहीं कर पाए, और उन्होंने माना भी नहीं। तो वैचारिक मतभेद था, और वो वैचारिक मतभेद जम्मू कश्मीर के मसले पर एक फ्लैश पॉइंट के रूप में सामने दिखाई देने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उस समय ये थी कि जब राष्ट्र का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के समय 2 तरह के स्टेट्स थे। एक तो जो डायरेक्ट ब्रिटिश रिजीम के अंतर्गत थे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, जिनकी कुछ संख्याएं थी
लेकिन उसमें 3-4 महत्वपूर्ण थे। वो प्रिंसली स्टेट जिनकी ओवरऑल सुपरविज़न ब्रिटिश एम्पायर का ही था, लेकिन उन्हें स्वायत्तता बहुत हद तक निजी मामलों में दी गई थी। उसमें जम्मू कश्मीर भी एक था। तो जब 1947 में 15 अगस्त को राष्ट्र दो भागों में विभक्त हुआ, तो पाकिस्तान ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या मुस्लिम बहुल है, इसलिए वो पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन चूंकि वो प्रिंसली स्टेट था, इसलिए ये स्वायत्तता माउंटबेटन के द्वारा वहाँ के राजा हरि सिंह को दे दी गई कि आप जो निर्णय लेना चाहें, या पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाए, हिंदुस्तान में मिलना चाहें तो हिंदुस्तान में मिल जाए, या स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो वो स्वायत्तता उनको दी गई। तो हरि सिंह बहुत समय तक, कुछ दिनों तक वो कंफ्यूज थे कि आखिर क्या जाए। परिस्थितियां बिगड़ने लगीं। परिस्थितियां जब बिगड़ी, जब पाकिस्तान के तरफ से काबिलाई हमला 1947 में ही शुरू हो गया, जिसमें पाकिस्तान की सेना का पूरा हाथ था। एक योजना बनाई गई थी, षड्यंत्र रचा गया था, जिसके तहत कश्मीर को पाकिस्तान के तरफ बरबस खींचने की कोशिश की गई थी। इस उहापोह में, इस विषम परिस्थिति में राजा हरि सिंह ने उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक नेता शेख अब्दुल्ला से गठबंधन स्थापित करने की कोशिश की, और उसके आधार पर उन्होंने समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद के कारण से वो एक बिंदु पर नहीं पहुंच पाए। वैसी स्थिति में राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक मदद की गुहार लगा दी, और भारत की सेना राजा हरि सिंह के कहने पर पाकिस्तान गई, और जो कबीलाई इन्फिल्ट्रेटर्स जम्मू कश्मीर में घुस आए थे, उनको दूर तक मार भगाया गया। इसी बीच में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। परिस्थितियों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन हुआ, एक्सटर्नल पावर्स की नज़रें भी खड़ी हो गई, और 1948 में यूएन ब्रोकर्ड पीस के तहत एक सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत शांति स्थापित दोनों देशों के बीच में हुई 1949 तक। तो जहाँ सीज फायर लाइन बना कि जहाँ जिसकी सेना है वहीं पर रुक जाए, वायलेंस को किसी तरह से रोका जाए, और इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से खोजने की कोशिश की जाएगी। ये बात उठी। दोनों देश इस पर राजी हुए। तो उस समय के दौरान पाकिस्तान की सेना तकरीबन 1/3 पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को घेरी हुई थी, और 2/3 पार्ट जो भारत का जम्मू कश्मीर है वो भारत के कब्जे में था। तो सीज फायर लाइन बनने के बाद से जम्मू कश्मीर का व्यवहारिक तरीके से दो खंडों में विभाजन हो गया। एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जिसे कहा जाता है, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत यूनियन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। उसके बाद से 1949 में ये यूएनओ ब्रोकर्ड पीस
के तहत सीज फायर लाइन जब क्रिएट किया गया, उसके बाद से फिर से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई। राजा हरि सिंह के द्वारा एसेसन इंडिया में मिलाने की बात की कागजात तैयार किए गए। इस पर फिर राजा हरि सिंह ने उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक नेता, लोकल जम्मू कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला को विश्वास में लेने की कोशिश की गई। शेख अब्दुल्ला भारत में इसके विलय के लिए राजी नहीं थे, लेकिन राजा हरि सिंह के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने भारत के साथ संधि की और जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। उसके बाद से वो प्रक्रिया चलती रही। जम्मू कश्मीर की अखंडता को बनाए रखने के लिए पीछे नेहरू जी की जो दार्शनिक चिंतन था, वो इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण था कि हम जम्मू कश्मीर के बंटवारे के साथ भारत की जो बहुमुखी पहचान है, जो सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता की एक बिसात जो बनाई गई है, उसे तोड़ा नहीं जा सके। और जम्मू कश्मीर को हम टू नेशन थियरी के आधार पर इसे अलग मान लें, तो ये सिलसिला भारत के कई अन्य राज्यों में जाएगा, कई राज्यों का विघटन शुरू हो जाएगा और भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा। हम सभी जानते हैं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि भारत के जितने भी अग्रणी नेता थे, उन्होंने टू नेशन थियरी को मानने से इनकार किया था। और ये सत्य है कि आज भी, उस समय भारत के विभाजन के बाद भी भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश था। आज भी भारत इस्लामिक देशों की आबादी की जहाँ तक बात आती है, तो मुस्लिमों की आबादी पूरे दुनिया में भारत में तीसरे नंबर पर है। तो अगर हम धर्म के आधार पर इस विभाजन को एक आईना मान लिए होते, तो भारत की तंगहाली, बदहाली और विध्वंस कहीं और ज़्यादा होता। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े नेताओं ने, जिसे इस देश को न केवल स्वतंत्र किया, बल्कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की, उसके तहत इस आदर्श को एक मुख्य आधार बनाया कि हम सेक्युलरिज्म और विभिन्न पहचानों को हम मिटने नहीं देंगे, उसे हम किसी भी कीमत पर अक्षुण्ण रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर उसके बाद में समस्या क्यों पैदा हुई, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम दो बातों पर विशेष ध्यान देंगे। अगर जम्मू कश्मीर की समस्या को हम देखें, तो आज की नज़र में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है, वो दो स्तर पर है। पहला, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन स्टेट्स एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अर्थात दो दड़ों में ये कॉन्फ्लिक्ट बटा हुआ है। पहला लेयर तो भारत की केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर की आम जनता के बीच, और दूसरा भारत और पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच। तो कॉन्फ्लिक्ट के दो लेयर हैं। तो जब हम इस समस्या के समाधान या उद्भव या उसकी विसंगतियों की बात हम करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर की बात करेंगे कि आखिर ये समस्या हमारे हाथ से छिटक कर पाकिस्तान की तरफ गई कैसे। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि एक कश्मीरियत संस्कृति है, देयर इज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कल्चर ऑफ विच इज कॉल्ड कश्मीरियत, और उस कश्मीरियत कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग दूसरे धर्मों की न केवल
इज्जत और प्रतिष्ठा करते हैं, बल्कि बड़ी तन्मयता के साथ आपस में मिलजुल कर साथ रहते हैं। हिंदू मंदिरों में मुस्लिम सेवक दिखाई देंगे, मदरसों में हिंदू काम करने वाले दिखाई देंगे, बौद्ध मठों में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या नजर आएगी। कई समुदायों में आपसी एक ही गांव में एक साथ रहने की कला जम्मू कश्मीर में वर्षों पुरानी है। तो धर्म निरपेक्षता की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से ऐतिहासिक रूप में उसे बेहतर नमूना भारत के किसी प्रदेश में नहीं था। तो उस कल्चर को तोड़ा किसने? वो कश्मीरियत कमज़ोर कैसे पड़ी? जो विध्वंस की लीला विगत के 40-50 सालों में, विशेषकर 80 के बाद से जो शुरू हुआ है, वो आखिर हुआ कैसे? तो इसकी चर्चा हम दो स्तरों पर करेंगे। पहला स्तर कि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहाँ पर भूल हुई, कहाँ पर चूक हुई, जिसके कारण से ये समस्या इतनी दूर तक फैल गई। फिर अमेरिका का, बाहरी देशों का नीतियाँ इस समस्या के प्रति कैसी रही हैं और इसमें, इस आग में घी डालने का काम किन किन ने किया है। तीसरी बात, हम उस लोकतांत्रिक परंपरा की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में शुरू से रहा है, और क्या आज लोकतंत्र की क्या वहाँ पर बिसात है, किस रूप में वहाँ पर लोकतंत्र काम कर रहा है, क्या वो ठोस निर्णय या ठोस धरातल पर दिखाई देता है। हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ में पाकिस्तान की नीतियाँ क्या कश्मीर में हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के समाधान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के दो लेयर, भारत और कश्मीर, जैसा कि मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बात की चर्चा की कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत तीन तरह के लोग, तीन धर्मों के लोग रहते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका सबसे ज़्यादा है, उनकी संख्या भी 70 से 75% के बीच में है। उसके बाद हिंदुओं की है जो मुख्यतः जम्मू में रहते हैं और बाकी कश्मीर के इर्द गिर्द भी रहते हैं। तीसरा लद्दाख, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो ये तीन शहरों के, तीन क्षेत्रों के तीन अलग अलग रूप हैं। इसके बावजूद तीनों में अंतर संबंध काफ़ी पुराना है, ऐतिहासिक है, और उनमें एक मिलजुल कर रहने की भावना और परंपरा बहुत पुरानी है, और उसी के आधार पर उनका व्यापार भी काफ़ी मजबूत फैला हुआ था, जो आतंकवाद के कारण से वो टूट गया है या टूटने की राह पर है। तो कश्मीरियत कल्चर, कश्मीरियत संस्कृति की यही पहचान थी। तो क्या कारण बना, क्या किन परिस्थितियां बनी जिसके कारण से राजा हरि सिंह के द्वारा मिलाए गए जम्मू कश्मीर में 1953 में ट्रीटी ऑफ एसेशन जो समझौता हुआ, उसके बाद से आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने की बात मानी गई। उस स्वायत्तता के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला डिफेंस, दूसरा फॉरेन, और तीसरा कम्युनिकेशन। यानी तीन महकमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को पूरी स्वायत्तता देने की बात कबूल की गई थी भारत सरकार के द्वारा, कि अन्य क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की तरफ से केंद्रीय सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी।
वहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपना होगा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट और उसके जुरिस्डिक्शन भी सीमित होंगे जो वहाँ पर लागू नहीं होंगे। वहाँ के असेंबली का निर्माण भी अपने वहाँ के संविधान के तहत किया जाएगा, उस पर भी केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसी तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सजने और संवारने का उत्तरदायित्व भी जम्मू कश्मीर स्टेट को दिया गया। कुछ समय तक ये बातें, स्वायत्तता की बातें वहाँ पर चली, दिखाई भी दिया, लेकिन बड़ा ही जल्दी 55-56 के आते आते जो जिन बिंदुओं पर समझौता किया गया था वो धीरे धीरे टूटने लगा और बड़ा जल्दी ही न केवल सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर तक फैल गया, बल्कि केंद्रीय सरकार के सारे निर्णय डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी के अलावे भी जितने सारे निर्णय थे वो वहाँ पर थोपे जाने लगे और लागू किए जाने लगे। तो स्वायत्तता के नाम पर केवल एक तरह से एक दिखावा भर रह गया। व्यवहार में जम्मू कश्मीर बिकेम लाइक एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस स्वायत्तता के न लागू होने से एक अविश्वास की भावना वहाँ के लोगों में स्पंदित होने लगी कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार की बातों को माना जाए, किस आधार पर जो एग्रीमेंट हुए थे, जो संधि की गई थी, तो उन बिंदुओं को कैसे स्वीकार किया जाए। तो वो ट्रस्ट डिफिसिट जिसे हम कह सकते हैं बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया, बिटवीन द पीपल ऑफ कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम प्रोमिनेंट एंड स्टार्टेड गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। वो गैप दिन पर दिन बढ़ता गया, परिस्थितियाँ बिगड़ती गई। उसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। आखिर भारत का विचार बदला क्यों, यह भी जानने की कोशिश की जाए। 1953-54 के बाद पाकिस्तान गिद्ध वाली दृष्टि जम्मू कश्मीर पर लगातार लगाए हुए था। चूँकि 1949 में यूएनओ के द्वारा ब्रोकर्ड पीस के तहत वहाँ पर शांति की स्थापना हुई थी, सीज फायर का निर्माण हुआ था, इसलिए पाकिस्तान चुप था, लेकिन उसकी गिद्ध दृष्टि जम्मू कश्मीर पर लगातार बनी हुई थी। उसी बीच में जितने भी बड़े प्लेयर थे उनकी रुचि भी जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी और उसमें अमेरिका एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबके सामने था। 1954 में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एक सामरिक समझौता हुआ जिसे सीएटो सेंटो के रूप में हम लोग जानते हैं, एक संगठन जिसका वो अभिन्न अंग बन रहा पाकिस्तान। उस कारण से भारत भी चौकस हो गया कि पाकिस्तान अगर अमेरिकी मदद लेकर जम्मू कश्मीर में कोई समस्या पैदा करता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो भारत ने भी अपने तर्कस से तीर निकालने शुरू किए और कोशिश ये करने लगा कि जो नरम नीति थी वो नीति ज़्यादा ठोस नीति हो गई और जम्मू कश्मीर में एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत अपने सारे उन ठिकानों को मजबूत करने की कोशिश भारत करने लगा जिसमें स्वायत्तता का जो एक शगुफा दिया गया था, एक गिफ्ट दिया गया था, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। उसमें नेक नियति का दोष नहीं था, परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें भारत को विवश होकर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए वो सारे निर्णय लेने पड़े, चाहे वो मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हो या केंद्रीय शक्तियों का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो। वो सब कुछ इसलिए किया गया जिससे जम्मू कश्मीर की अस्मिता अक्षुण्ण बनी रहे और उस अक्षुण्णता को बनाए रखने में स्वायत्तता छिन्न भिन्न हो गया और उस स्वायत्तता के छिन्न भिन्न होने के कारण एक ट्रस्ट डिफिसिट लोगों के बीच में पनपने लगा
और उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने पुनः उठाना शुरू किया। 60-70 के दशक तक ये चीज़ें चलती रहीं। उस समय आतंकवाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है। वो उस समय भी था और आज भी है। लेकिन आतंकवाद का घेराव 80 के बाद से ज़्यादा हुआ। उस कारण को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो लड़ाई दूसरे खेमे में थी। ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर उसका मुख्य केंद्र नहीं था। जम्मू कश्मीर से वो अलग था, बांग्लादेश के तहत। लेकिन उसी के बाद 1972 में जो समझौता हुआ, तो उस समझौते में जैसा कि हम जानते हैं कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, शिकस्त मिला था पाकिस्तान को। बनर्जी भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिस समझौते को हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। तो उस समझौते में बड़े कैटेगोरिकल टर्म्स में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कबूल किया था कि भारत पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भी डिस्प्यूट है वो दोनों देशों के बीच में आपसी विचार विमर्श के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान होगा। थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन इसमें नहीं किया जाएगा। ये कबूल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन उसके बाद से फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति के कारण वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और फिर आने वाले शासकों ने फिर वही राग अलापना शुरू किया और वो सिलसिला चलता रहा। 80 के दशक में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जमात जो एक व्यवस्थित तरीके से पाकिस्तान में उनकी कैंप चलाई जाने लगी, और उनका मुख्य मकसद यही था कि आतंकवादियों को ट्रेंड कर उन्हें प्रशिक्षित कर कश्मीर में भेज दिया जाए, और कश्मीर में आकर वो आतंकवाद को फैलाने का काम करने लगे, वहाँ के लोगों को डराने का काम करने लगे। गोलियाँ चलने लगी, निर्दोष लोग मारे जाने लगे, और उस निर्दोष लोगों के मारे जाने के भय को ख़त्म करने के लिए भारत को भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रभाव जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाने लगा, और उसके कारण से पूरी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था दूषित होने लगी। दूषित इस संदर्भ में कि कई बार भारतीय सैनिकों के बंदूक से चली गोलियां न केवल आतंकवादियों को लगती थी, बल्कि कई निर्दोष लोग भी मारे जाने लगे। उस निर्दोष लोगों के मारे जाने के कारण से लोगों में विद्वेष, लोगों में आक्रोश और तेज़ी से फैलने लगा, और जब और तेज़ी से फैलने लगा तो लोगों का एक तरह से भारत सरकार के प्रति नाखुशी बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगी, और उस नाखुशी का फ़ायदा पाकिस्तान पुनः उठाने लगा। कई ऐसे आतंकवादी संगठन की स्थापना पीओके में की गई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में की गई, लेकिन जिनका कार्य क्षेत्र भारत का जम्मू एंड कश्मीर था। भारत के कई शहरों में आतंकवादी हमले हुए, जिनमें इन सारे महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठनों का, चाहे वो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद बिन लादेन, JKLF और बाकी अन्य आतंकवादी संगठन थे, उन्होंने ये कारनामे बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल तरीके से शुरू कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत इसे रोक क्यों नहीं पाया। भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी पाकिस्तानी मुहाने से आतंकवादी संगठन भारत में लगातार इन्फिल्ट्रेट करते रहे। कारगिल जैसे घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया 1999 में, तो भारत आखिर चुप क्यों बैठा रहा। भारत की शक्ति क्या इतनी कमज़ोर थी कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को रोक नहीं पाए। ये मसला अगर हम ग्रासरूट के स्तर पर जाकर देखें तो बड़ा ही पेचीदा नज़र आता है, और इतना सहज भी नहीं है कि आखिर
कई बार ये कहा जाता है कि भारत की कोई स्पष्ट नीति जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं थी। सतही स्तर पर ये कहना थोड़ा सा गलत लगता है। भारत की नीति शुरू से ही जम्मू कश्मीर के प्रति बड़ी ही स्पष्ट थी। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि नेहरू जी जम्मू कश्मीर को भारतीय पहचान के अनुरूप ढालना चाहते थे। वो पहचान थी धर्मनिरपेक्षता की, बहुधर्म मानने वालों की, और एक स्वच्छंद लोकतंत्र की स्थापना की, जिसमें वहाँ के नागरिकों का भरपूर विकास हो। परिस्थितियाँ बदलती गईं और उन परिस्थितियों ने वहाँ पर ऐसा विकट स्वरूप धारण किया कि आज जम्मू कश्मीर एक इंड गेम के रूप में तब्दील हो गया। यानी इस समस्या का समाधान पता ही नहीं चलता कि हो पाएगा कि नहीं। ये लोगों के दिलों में अविश्वास की भावना फैल गई। अब इस अविश्वास का कारण क्या है? तो दूसरे लेवल पर हम आते हैं। पहला लेवल, जैसा मैंने कहा कि द कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। दिस कॉन्फ्लिक्ट कुड बी resolved through the proper intervention of the Indian government, and Indian government has been trying for the last many years. Economic packages have been delivered which has created hope among the people of Kashmir. But on the another layer, the conflict between India and Pakistan on the issue of Kashmir has equally interconnected, and that has implications on the relation between सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ कश्मीर। तो दूसरे लेयर पर जो समस्या है वो पहले लेयर के बीच के संबंधों को भी तोड़ने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर का मसला दोनों राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रीयता का प्रतीक बन चुका है। परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के पिछले सैनिक तानाशाह थे, उन्होंने बड़े ही खुले शब्दों में 2002 में आगरा समिट के पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का शायद ही कोई शासक जम्मू कश्मीर के मसले पर अपने निर्णय को बदल सके। किसी में इतनी कुवत नहीं है कि वो कोई अपने शब्दों में, अपने विचारों से कोई निर्णय लेकर इस समस्या का समाधान कर सके। तकरीबन यही बात भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। चाहे वो कितनी भी सशक्त सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जम्मू कश्मीर के मसले पर यूनिलैटरल डिसीजन लेकर इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की विश्वास शायद ही किसी सरकार में है। और इसी कारणवश ये इंड गेम के रूप में तब्दील हो गया है। ये राष्ट्रीयता के प्रतीक बन चुका है कि हम जम्मू कश्मीर पर कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता उससे चोटिल होती है, उस पर आँच आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्घोषित लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में, कारगिल को अगर एक झड़प मान लें तो 1971 में लड़ाई हुई थी। तो 1971 के बाद से लेकर 1971 तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान और भारत की 60 से 65% आबादी 30 से 40 साल के बीच के लोगों की है, जिन्होंने युद्ध कभी देखा नहीं, जो शांति की खोज में आज भी टकटकी लगाए हुए हैं कि दोनों देशों के बीच में सौहार्द और सद्भाव बने, जिसके तहत कश्मीर समस्या का समाधान हो। पिछले दिनों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की यंग विदेश मंत्री जब भारत आई तो उन्होंने यही कहा कि अब पाकिस्तान के लोगों का विचार बदल रहा है, यानी पाकिस्तान के लोगों की मंशा भारत के संदर्भ में बदल रही है, यानी माइंडसेट बदल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पिछले 6 दशकों से
पाकिस्तान एक नेशन के रूप में कम, एंटी नेशन के रूप में ज़्यादा काम कर रहा था। अर्थात इसका एक्सक्यूज मी, इसका मतलब ये था कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, नेशन बिल्डिंग के जो प्रोसेस होने चाहिए, जिसमें सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं एक सरकार को मुहैया करवानी चाहिए जनता के लिए, वो काम कम और भारत विद्वेष के बिगुल पाकिस्तान में ज़्यादा बज, और उसी का ये नमूना है, खामियाजा है कि आज आतंकवादी घटनाएं अगर दुनिया के किसी एक देश में सबसे ज़्यादा होती हैं तो वो देश पाकिस्तान है। जो भी आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेररिज्म से संबंधित जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उन आंकड़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो इस बात को कबूल करने में कोई परेशानी किसी को भी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान is the epicenter of terrorism and Pakistan is the most affected victim of terrorism in the world. वहाँ पर जितने लोग मारे जा रहे हैं, जितने चीज़ों की बर्बादी हो रही है, उतनी बर्बादी दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं हो रही है। अफगानिस्तान में भी उतने लोग नहीं मारे जा रहे हैं जितने लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा लेयर था, जिसमें पाकिस्तान की नीतियों की वजह से, पाकिस्तान की सोच की वजह से, पाकिस्तान के एंटी नेशन प्रोसेस की वजह से ये समस्या जम्मू कश्मीर एक इंड गेम के रूप में बना हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे कि कश्मीर जो डेमोक्रेसी का मूल तंत्र कश्मीर में क्या रहा है और उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और आज उसके हालात क्या हैं। हर बार अब आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक नई कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जम्मू कश्मीर में रहकर वहाँ की समस्या के बारे में अपने सुझाव, अपने रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है और उस प्रस्तुतिकरण के बाद पता नहीं किस तरीके से उसे लागू किया जाता है कि वो समस्या जस की तस वहीं अटकी रहती है, बनिस्पत और बिगड़ जाती है। 1953 में एसेशन के बाद से, जैसा कि मैंने शुरू में पृष्ठभूमि बताते समय कहा था कि वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर शेख फारूक अब्दुल्ला के जो पिता थे, शेख अब्दुल्ला, वो राजा हरी सिंह के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात नहीं चली और वो भारत के साथ ये संधि के विरोधी थे। लेकिन बाद में चलकर फिर 1955 में नेहरू के साथ बातचीत वार्ता के दौरान इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद सदर रियासत, जिसे वहाँ पर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने। फिर वहाँ एक प्रशासन का एक ढर्रा शुरू हुआ, लोकतंत्र अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। लेकिन उस लोकतंत्र के साथ साथ आतंकवाद की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आतंकवाद शुरू में एक विस्फोटक रूप नहीं था, वो एक मोह भंग की स्थिति थी। 1950 और 60 के दशक में लोगों का मोह भंग, स्वायत्तता के न लागू होने की वजह से, विकास के न लागू होने की वजह से शुरू हुआ था। जो वहाँ पर टूरिज़्म एक इंडस्ट्री के रूप में था, वो धीरे धीरे सरकार की गलत नीतियों की वजह से और लोकल लीडर के गलत चयन की वजह से ये समस्या और बढ़ती गई। आर्टिकल 356 का वहाँ पर बाकी जैसे अन्य राज्यों के साथ गलत उल्लंघन होता था, उस आर्टिकल का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर में भी किया गया। जब जगमोहन वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ की चयनित सरकार को बर्खास्त किया गया नीतिगत स्वार्थ की राजनीति की वजह से, और ये सिलसिला बाद में भी हुआ। आज भी जम्मू कश्मीर के भीतर जो इलेक्शन हुए और मिलीजुली पार्टियों की सरकार जो बनी, जो पारिवारिक परंपरा शेख अब्दुल्ला के बाद से फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो मुख्यमंत्री है, वो सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोकतंत्र का पहला वसूल है कि ऐसी सरकार which is elected by the people. The people have the confidence. The government should have the confidence of the people. यानी लोगों की सोच और लोगों का विश्वास उस सरकार के प्रति हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विखंडित पिछले कई वर्षों से दिखाई देती है। इलेक्शन कमीशन के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि पिछले जो 3-4 असेंबली इलेक्शन हुए हैं, 2011 में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी निष्पक्ष और स्वतंत्र हुए हैं। तो निष्पक्षता और स्वतंत्रता की बात यहाँ पर बेईमानी नहीं है। बेईमानी यहाँ पर यह है कि जो अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो लोगों में विश्वास नहीं भर पा रही हैं। विकास के वो सारे प्रयास नहीं हो पा रहे हैं और उस खामियों की वजह से, उसमें गैप की वजह से JKLF के फैक्शन ग्रुप जो आज भी हार्ड कोर अप्रोच बनाए हुए हैं, आज भी उनका स्टैंड जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र इकाई के रूप में ढालना और एक इकाई JKLF का जो पाकिस्तान में मिलाने की बात करता है, वो आज भी हावी है। और वो लोग वहाँ की जनता को, अशिक्षित या शिक्षित जनता को बरगलाने का काम करते हैं और उनमें मतभेद और फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आतंकवाद दिखाई देता है कि वहाँ की जनता बड़े पैमाने पर आतंकवाद में शामिल है, ये बात बिल्कुल बेईमानी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा है भी नहीं। जैसा कि हम यूएनओ के द्वारा जो ब्रोकर्ड पीस का कॉन्सेप्ट था, उसमें प्लेबिसाइट की बात थी। प्लेबिसाइट के अंतर्गत ये कहा गया था कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता पर छोड़ दिया जाए कि वेदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट और दे वांट टू पार्ट विद इंडिया और पाकिस्तान। जनमत संग्रह जिसे कहा जाता है, ये तथ्य 1953 तक हवा में था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदलने लगा, जब लोकल परिदृश्य बदलने लगे साउथ एशिया के, तो इंडिया ने प्लेबिसाइट के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। और उसका कारण भी स्पष्ट है कि यूएनओ पीस के तहत ये बातें साफ साफ थी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत जो पाकिस्तान की सेना है, जब तक वो अपने बैरक में वापस नहीं जाती, तब तक भारत यूएनओ के अन्य बिंदुओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान की सेना बैरक में नहीं गई, तो भारत ने भी प्लेबिसाइट के मुद्दे को हवा में उड़ा दिया, बोला कि हम इसे नहीं मानते। क्योंकि जो जमात पाकिस्तान के द्वारा 60 के दशक में लागू फैलाया गया और जो तरीके वहाँ पर अपनाए गए, तो उसमें एक परिदृश्य जरूर बना कि अगर जम्मू कश्मीर के अनजाने भोले जनता को छोड़ दिया जाए तो उनको बरगलाकर वहाँ के नेता और आतंकी संगठन उन्हें पाकिस्तान की ओर खींच कर लेकर चले जाएंगे। तो भारत न तो इतना कमज़ोर था और न ही इतना बेवकूफ़ था कि पाकिस्तान के इन तर्कों को मानता रहा। तो भारत ने प्लेबिसाइट के कॉन्सेप्ट को वैचारिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो अब बात यहाँ पर आकर रुकी कि जम्मू कश्मीर इज़ नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 2/3 प्रैक्टिकली आज भी हम देखें कि वहाँ पर विधानसभा में 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 75 जगहों पर इलेक्शन होता है, 25 जगह उन क्षेत्रों के लिए छोड़ा गया है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर हम बात करें तो व्यवहारिक स्तर पर ये बातें भारत की सरकार भी कबूल करती है लिखित रूप में नहीं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह माना जाता है कि जो 2/3 पार्ट है वही भारतीय यूनियन का अंग है। बाकी 1/3 जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो उसकी बात
अलग है, क्योंकि अब युद्ध के द्वारा उन क्षेत्रों को भारत में विलय करने की बात न तो भारत सोचता है और न ही उस कदम पर नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत भी है। तो ये समस्या, जैसा कि लोकतंत्र से अगर इसे हम जोड़ कर देखें तो कुछ बातें जो मोटे तौर पर साफ साफ दिखाई देती हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर लोगों में विश्वास है। अगर लोगों में विश्वास नहीं रहता तो पिछले 3-4 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें परसेंटेज ऑफ वोट की संख्या जिस तादाद में बढ़ी है वो 60 और 70 के दशक के इलेक्शन से कहीं ज़्यादा है। लोगों में भारत के द्वारा प्रदत्त की गई सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। वो अलग बात है कि उस प्रोसेस में आतंकवादी संगठनें लगातार वायलेंस को अपना मोडस ऑपरेंडी बनाए हुए हैं, लगातार लोगों का कत्लेआम करते हैं, लोगों को भयभीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम इलेक्शन में वोटिंग करने जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन लोगों के बढ़ते परसेंटेज ऑफ वोट के आधार पर इस बात की तसल्ली भारत को भी मिलती है कि लोगों में विश्वास के कारण और विश्वास की तादाद जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है और उसका नतीजा यही, उसका प्रतिफल भी ये है कि जो वहाँ के स्टेट पार्टीज़ हैं उनके भले ही अपने स्वार्थ हों लेकिन उस स्वार्थों का एक सीमित दायरा है और उस सीमित दायरे के अंतर्गत ही वो काम करते हैं। मोटे तौर पर अंकुश भारतीय केंद्रीय सरकार का है कि वो किसी भी ऐसे मसौदे को मानने के लिए वो तैयार नहीं होगी जिससे भारत की अक्षुण्णता पर किसी तरह का आंच आए। तो लोकतंत्र का दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है जो लोगों में विश्वास पैदा करने की और कोशिश कर सकता है वो है व्यापार यानी आर्थिक उन्नति। और हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यटन व्यवसाय है, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में पर्यटक दुनिया से जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं। वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होता है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वजह से लाखों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। वो चीज़ आज भी बहुत हद तक टूटा हुआ है। जो 50 और 60 के दशक में लोग जितनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर घूमने आते थे वो संख्या 1/4 से भी कम है। लोगों को डर है, संशय है कि जम्मू कश्मीर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर आतंकी हमला हो, हम मारे जाएं। तो इस कारण से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। केवल सेंटर के द्वारा दिए गए इकोनॉमिक पैकेज के आधार पर ये काम नहीं हो सकता। लोकतंत्र का तीसरा जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार आप जब घटनाओं की चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे तो ये बातें वहाँ पर दिखाई देती हैं कि समवेयर समहाउ देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल पुलिस फोर्स एंड द स्टेट पुलिस फोर्स। जो सेंटर के जो अफसर हैं या जम्मू कश्मीर में भी जो ऊपर के आईपीएस और आईएएस ऑफिसर हैं जो वहाँ पर काम करते हैं उनके बीच और लोकल स्तर पर काम करने वाले सिपाहियों के बीच में एक दीवार है और वो दीवार दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है और लंबी होती जा रही है। उसको कैसे तोड़ा जाए, उससे भी लोगों में अविश्वास बन रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार को, वहाँ की चयनित राज्य सरकार को भी इन बातों पर विशेष निगरानी रखनी होगी कि जहाँ पर भी अविश्वास लोगों में पैदा हो प्रशासन को लेकर उस समस्या का समाधान यथाशीघ्र या किसी रूप में
उसका किया जाए, तो वहाँ पर लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। चौथा जो लोकतंत्र मजबूत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, वो आतंकवाद को हर तरीके से मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जाए। लोगों में जब तक ये दंश, ये भय बना रहेगा कि हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट contribution and factor of a state is to protect the citizen of its own country. यानी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यही है कि अपने नागरिकों की जान माल की वो सुरक्षा करे। अगर लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अपनी जनता या चयनित सरकार केंद्र सरकार में, जिसका अंग जम्मू कश्मीर माना जाता है, अगर वहाँ की जनता की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता तो लोगों में अविश्वास तो फैलेगा ही, लोगों में ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ेगा ही। तो वैसी परिस्थिति में लोकतंत्र वहाँ पर मजबूत नहीं हो सकता। तो इस बात की ताकीद केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा भी करनी होगी, जिससे कि वहाँ पर हर जनता जम्मू कश्मीर का महफूज समझे कि हमारे ऊपर या हमारे बच्चों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आ सकती। हम अपने बच्चों के विकास के लिए, हम अपने परिवार के विकास के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। तो इन सारे कारणों से वहाँ पर लोकतंत्र का विस्तार और फैलाव और मजबूती और ज़्यादा होगी। अगर चौथे मुद्दे पर हम आते हैं कि बाहरी, जैसा कि मैंने कहा था कि लोकतंत्र की क्या वहाँ पर पृष्ठभूमि है और उस लोकतंत्र के साथ साथ बाहरी तत्वों का क्या वहाँ पर योगदान है। अगर जम्मू कश्मीर समस्या के तहत अमेरिकी नीति की बात करें, चीन की नीति की बात करें, इस्लामिक देशों की नीति की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो मोटे तौर पर कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती हैं। शुरुआती दौर में अमेरिका जो एक महाशक्ति था, आज भी है, उसकी नीति जम्मू कश्मीर में यही थी कि जम्मू कश्मीर केवल मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के द्वारा होना चाहिए। ये बात भारत को दंश की तरह चुभती थी कि नहीं, जम्मू कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, ये बहुपक्षीय मामला नहीं है, इस पर किसी भी बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप भारत को कबूल नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका की पूंछ वर्षों तक बना रहा, फिर चीन का पूंछ बना रहा, उसे ये सब बातें सुनने में हमेशा अच्छी लगती थी कि जम्मू कश्मीर बहुपक्षीय मामला है, इंटरवेंशन जरूरी है, भारत एक बड़ा देश है, हम पर वो थोपता है अपने निर्णय को, इसलिए बाहरी शक्तियों को वो शामिल करता रहा। लेकिन 1990 के बाद जैसे जैसे भारत मजबूत होता गया, भारत के संबंध अमेरिका से अच्छे बनते गए, तो अमेरिका ने कैटेगोरिकल टर्म्स में 1990s के बाद से ये कहा कि जम्मू कश्मीर इज़ a matter between India and Pakistan. It is not an international matter. The other powers cannot and should not intervene in this matter. तो अमेरिका तो अलग थलग हो गया, लेकिन चीन की नीति आज भी वही बनी हुई है। चीन हर तरीके से पाकिस्तान को मदद पहुंचाकर भारत को तंग करने की कोशिश करता है। तीसरा, जो इस्लामिक देश हैं, उन्होंने इस्लाम को एक जिहाद का रूप दे दिया। जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की जहर फैली, उसका एक कारण ये भी है कि ये माना गया कि जम्मू कश्मीर की आबादी, बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रूल होता है, वहाँ के मुस्लिम आबादी पर हिंदू राष्ट्र के लोगों का वर्चस्व है, वहाँ पर मानवाधिकार का हनन होता है, लोगों को मारा जाता है। तो उन्होंने इस मुद्दे को एक इस्लामिक
कोनोटेशन देकर जिहाद का रूप देने की कोशिश की। यानी कश्मीर उनकी इस्लाम की अस्मिता का प्रतीक हो गया। यानी आप कश्मीर में लड़ाई कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जिहाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इस मुद्दे को और प्रचारित कर कर, उजागर कर कर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से, साउथ ईस्ट एशिया से आतंकी जत्थों को जम्मू कश्मीर में लाकर खड़ा किया जाने लगा। चाहे उसमें जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, अल-बदर हो, JKLF हो, चाहे कई ऐसे आतंकवादी संगठन थे जिनके कई ऐसे लोग उसमें शामिल थे जो पाकिस्तान के नहीं थे, न वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे, बल्कि वो दूर देशों से बुलाए गए भाड़े के टट्टू थे, जिन्होंने आकर भारत के विभिन्न शहरों में, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश की और वो सिलसिला चलता रहा। तो यही कारण है कि विकास के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में पिछले 20-30 सालों में कई मुकाम पर काम बड़े स्तर पर हुए हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊपर हुआ है, लोगों की शिक्षा के स्तर में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। इसके बावजूद भी कश्मीर में कई अन्य समस्याएं हैं जो लोकतंत्र विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और उस प्रश्न चिन्ह लगाने का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवादी है, जिसके कारण से लोकतंत्र भी डिफीट हो रहा है और विकास के कारण भी डिफीट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए, जैसा कि मैंने 2 लेयर की बात की, उसमें भी सुलझाने में भी 2 लेयर की रणनीति अपनानी होगी। एक, भारत की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों में विश्वास को पैदा करे। जम्मू कश्मीर एक स्पेसिफिक स्टेट है जो दर्जा 1953 में आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था, वो आज भी बरकरार है। उसे जीवंत बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। दिस स्टेट इज़ वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक स्टेट, एंड दिस डिग्निटी ऑफ स्पेसिज्म शुड बी मेंटेन। तो उससे लोगों में विश्वास की भावना और बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स हैं उसको और मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। जो 3 खंडों में बांटने की बात कुछ नेता करते हैं या कुछ राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि जम्मू कश्मीर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन इज जम्मू, अनदर इज लद्दाख एंड थर्ड इज कश्मीर। इट इज़ द वेरी डेंजरस प्रपोजल। जैसा कि हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान एक कश्मीरियत कल्चर के रूप में है। वो इंटीग्रिटी जो फ्लैश पॉइंट है इंडिया का, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना हमारे देश के अस्मिता के प्रतीक है। उसे टूटने पर समस्याएं बढ़ेंगी और फैलेंगी और जहर और ज़्यादा गहरा होगा। हम समझते हैं कि इन सारे बिंदुओं पर समझने के लिए आपके पास काफ़ी सोच और चिंतन होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को हम लोगों के सामने रखा। इस दौरान कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स जो हुए हैं उसको भी क्लियर करना चाहेंगे। तो शिमला अग्रीमेंट वाज नॉट, जबकि इन्होंने अब खुद सुधार दिया था बाद में, शिमला अग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, नॉट बिटवीन बेनजीर अली भुट्टो इट वाज द फादर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। एंड सेकंड फैक्चुअल मिस्टेक था, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जगमोहन को नहीं बनाया गया था, बल्कि वहाँ का गवर्नर बनाया गवर्नर बनाया अनोइंगली गवर्नर को ही, गवर्नर को ही शक्ति होती है चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करने की, आर्टिकल 356 के हुआ था। तो इसको हम आपके लिए रखे। और साथ में जिस तरह से इन्होंने रखा कि वहाँ एक विश्वास का माहौल बना है, डेवलपमेंट का प्रक्रिया जारी है, और गवर्नमेंट के स्तर पर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक जारी, लेकिन कुछ उन तत्वों के द्वारा जो नहीं होने देना चाहे उसके कारण वहाँ डेवलपमेंट का अंतर। तो इसके साथ क्या, डेवलपमेंट के साथ क्या पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ठीक रहेगा। विकास वो चाहते हैं, विकास तो लोगों को जो 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 ये मान कर चलते हैं, कुछ तबका जो ऐसा है जो ये चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में स्वस्थ मानसिकता के साथ लोकतंत्र का विकास हो, वही लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर विकास हो, क्योंकि उनकी मंशा है, उनका बिजनेस है, उनका प्रोफेशन है आतंक को फैलाना, और उस आतंक के फैलाने में ही उन्हें फ़ायदा है।
इसलिए विकास की गति वहाँ पर रुकी हुई है। जो आम जनता जो उनके बहकावे में है, या बहकावे से ज़्यादा उनके उनके प्रभाव क्षेत्र में है, डर की वजह से। वो वहाँ की जनता ऐसी नहीं कि मूर्ख नहीं है, जो वर्षों तक कहा भी जाता है कि आप कुछ समय तक किसी को मूर्ख बना सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सभी को मूर्ख नहीं बना सकते। तो वहाँ पर वो स्थिति वही है, लोग समझ रहे हैं कि कुछ आतंकवादी जत्था हमको मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन वो मूर्ख इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो उनके बंदूक से निकली गोलियों से डरते हैं, और यही कारण है कि विकास वहाँ पर रुका हुआ है। सो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आपको एक वहाँ के दशा और स्थिति को समझने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही आप नई सोच से किस तरह से इन बिंदुओं को समझते हैं, इसमें भी सहायक साबित होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर सतीश कुमार को भी धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सही तरीके से वहाँ की वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान स्थिति है, और क्या किया जाना चाहिए उस पर अपने विचार रखें। आप व्यास चैनल देखते रहिए और दूसरे एजुकेशनल प्रोग्राम से लाभान्वित होते रहिए। इसके साथ आज का लेक्चर को ही विराम देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।